होस्ट कौन है अभी? सर आप स्टार्ट करें अभी। चलें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम लोग राइटिंग का मॉड्यूल कर रहे थे बिफोर द हॉलीडेज ऑफ अशूरा। तो हमने आइल्स राइटिंग टास्क 1 को कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइल्स राइटिंग टास्क 2। सो हम कोशिश करेंगे कि इनको इसको 2 दिनों में कंप्लीट कर लें, या फिर अगर कुछ रह गया तो उसको फिर थर्ड और लास्ट सेशन में भी देख लेंगे। तो आज हम लोग मैं बेसिकली आज जो है ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आज हम सिर्फ इसका जो रूल्स और जो स्ट्रक्चर वगैरह है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आइल्ट्स राइटिंग टास्क 2 में, हम उसको देखेंगे और एक एग्जांपल देख लेंगे। और उसके बाद कल हम डिटेल में हर हर टाइप के जो एसेस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली आइल्स राइटिंग टास्क 2 जो है, हमारे पास आइल्स के 2 टास्क होते हैं, एक राइटिंग टास्क 1 और एक राइटिंग टास्क 2, जैसे हम पहले इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। टास्क 1 के लिए आपके पास 20 मिनट्स होते हैं और टास्क 2 के लिए आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। तो जिस तरह पहले मैंने टास्क 1 के दौरान भी बताया था कि इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप आइल्स के जो टास्क 2 है राइटिंग का, उसको पहले अटेम्प्ट करें टास्क 1 से। उसकी रीज़न ये है कि आपको टास्क 2 में में कुछ आइडियाज़ जनरेट करने पड़ेंगे, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने पड़ेंगे, इसलिए आपको टाइम लगता है उस पूरे ऐसे को प्लान करने के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले टास्क 2 करें, ताकि आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाए पूरे ऐसे को प्लान करने के लिए, और उसके बाद फिर आप लिखना स्टार्ट करें। तो बेसिकली राइटिंग टास्क 2 में क्या होता है कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू या आर्ग्यूमेंट या एक प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन में आपको दी जाती है, और उसके आंसर में आपसे उसका रिस्पॉन्स पूछा जाता है। तो इसमें आपका जो राइटिंग स्टाइल है ऐसे के लिए, वो फॉर्मल होना चाहिए। आपने कैजुअली या फिर जिस तरह आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं, उस तरह से इसको नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये एकेडमिक है। तो आपने एकेडमिक स्टाइल को फॉलो करना है। इसकी जो वोकेबुलरी है वो फॉर्मल होनी चाहिए। आपने ईडियोमेटिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ईडियम्स वगैरह आप स्पीकिंग में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग में आपने कोशिश करना है कि आप जो है बिल्कुल कैजुअल लैंग्वेज यूज़ ना करें, आप फॉर्मल एकेडमिक वोकेबुलरी को यूज़ करें। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारे आइल्ट्स के जो जिन्होंने राइटिंग में 8 बैंड्स स्कोर किए हैं, उनसे जब मैंने डिस्कशन की, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आप सिंपल वोकेबुलरी को यूज़ करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ दें या फिर आप कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी यूज़ करें। आप बिल्कुल इसको सिंपल रखें, ताकि आपके जो एग्जामिनर है उसके लिए भी आसानी हो। और दूसरा ये कि आप जब कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी यूज़ करते हैं, स्पेशली हम जो पाकिस्तान में जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो ये करते हैं कि वो वोकेबुलरी के रट्टे मारने शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि आप वो उसका मीनिंग जो है अक्सर औकात भूल जाता है, और आप जब वो वोकेबुलरी यूज़ कर देते हैं तो उससे आपके अगर वो गलत हो जाए तो आपके जो बैंड्स हैं उस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप सिंपल वोकेबुलरी यूज़ करेंगे और वो एट द राइट टाइम और एट द राइट पॉइंट पे यूज़ करेंगे, तो वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ये कि आप गलत वर्ड्स को यूज़ करें, जिसकी वज़ह से आपके बैंड्स कम हो जाएँ। और एक और चीज़ होती है कि आपके जो ग्रामर है वो टास्क 2 में उसमें जो है 50% से अगर ज़्यादा एरर्स होंगे, यानी अगर आपके पास जो पूरे ऐसे में 50% से ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, तो आपके बैंड जो हैं वो 6 से भी गिर जाएंगे, 6.5 से भी कम हो जाएंगे। तो आपने अपनी ग्रामर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, आइल्ट्स राइटिंग टास्क 2 में ओवरऑल आपने 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। जो मिनिमम लिमिट है वो 250 वर्ड्स की है, और आप मैक्सिमम 300 टू 310 वर्ड्स लिख सकते हैं। आपकी जो आइडियल रेंज है वो 250 टू 300 वर्ड्स होनी चाहिए, और आपने इसको 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। अच्छा, अब राइटिंग टास्क 2 में हमारे पास किस टाइप्स के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो हमारे पास या तो ओपिनियन ऐसे हो सकता है जिसमें
आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके एंड पे लिखा होगा कि डू यू एग्री विद दिस और डिसएग्री। तो आपने अपना बिल्कुल क्लियर ओपिनियन बताना है उसमें कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। इसको जब हम इंडिविजुअली देखेंगे तो हमें तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें आपने अपना ओपिनियन कैसे देना है। उसके अलावा डिस्कशन ऐसे होता है जिसमें आपके पास क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दो व्यू पॉइंट्स दिए होंगे, आपने उन दोनों को डिस्कस करना होगा और उसके एंड पर अपना ओपिनियन देना होगा। इस तरह आपके पास एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कैसे होता है, जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट दी होगी और और आपसे पूछा जाएगा कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं पॉसिबल। तो आपने दोनों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उनको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे आ सकता है जिसमें भी एक आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके एंड पे लिखा होगा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट प्रॉब्लम्स are associated with it and what can be the possible solutions। तो आपने उसमें प्रॉब्लम को भी डिफाइन करना है और उसके जो सॉल्यूशंस एक या दो आपके जहन में आते हैं आपने वो भी एक्सप्लेन करने हैं। और इसके अलावा एक टू पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे होता है, इसको हम डिटेल में जब इंडिविजुअली देखेंगे तो फिर ज़्यादा सही तरह आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, अब ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है? जो जनरल स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, जो फॉर्मेट है वो सेम है सबके लिए। अ, इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होगा। अब हर क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो डिफरेंट है। मेन बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है वो हर इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए डिफरेंट है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो आपने यही फॉलो करना है। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें आपने पैराफ्रेज करना है और क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन का आंसर आपने डायरेक्टली लिखना है, मतलब जिस टाइप का ऐसे होगा आपने उसको डायरेक्टली आंसर करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो ओपिनियन ऐसे है कि डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आपने क्लियरली अपना जो पॉइंट है वो लिखना है कि आइदर आई, अगर आप एग्री करते हैं तो आपने क्लियरली ये स्टेटमेंट लिखनी है कि आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया और आप अपने ओपिनियन पर बहुत स्ट्रांगली एग्री करते हैं। इसी तरह अगर कोई और ऐसे होगा तो उसमें भी आपने अपना जो पॉइंट है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे एग्री और डिसएग्री ऐसे है तो आप उसमें कहें कि मैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इस स्टेटमेंट पे एग्री करता हूँ, लेकिन जब दूसरी सिचुएशन आती है तो मैं उस पर डिसएग्री करता हूँ। नहीं, आपने एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देना है। फिर उसके बाद मेन बॉडी पैराग्राफ है। अच्छा, मेन बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन में जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आप एक अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, कुछ मेन आइडियाज देंगे। आपने मेन बॉडी पैराग्राफ में उस मेन आइडिया को पक लेना है, उसको डिफाइन करना है पहली स्टेटमेंट में। देन अगले उसके जो अगले पार्ट में उसी पैराग्राफ के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन करना है और फिर एक एग्जांपल देनी है। इसी तरह आपने मेन बॉडी पैराग्राफ में जो सेकंड मेन आइडिया होगा उसको लेना है, उसको एक्सप्लेन करना है और फिर एग्जांपल देनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है एटलीस्ट दो मेन आइडियाज आपके पास हों और उनको आपने डिफरेंट जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स हैं वन और टू उसमें एक्सप्लेन करना है। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप जो है अगर मैक्सिमम दो से चार आपके पास मेन आइडियाज हों, उससे ज़्यादा आप ना करें, क्योंकि आपने इस ऐसे को स्पेसिफिक रखना है और रेलिवेंट टू द क्वेश्चन रखना है। तो उसमें अगर आप ज़्यादा मेन आइडियाज देंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा कंजेशन क्रिएट करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप दो से चार मेन आइडियाज जो हैं वही लिखें। अच्छा, उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। जो कंक्लूजन जो है आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रोडक्शन में रख चुके होते हैं। उसको फिर आपने मेन बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया होता है विद रीजनिंग और एग्जांपल दी होती है, और कंक्लूजन में आपने वही चीज़ जो इंट्रोडक्शन में आपने लिखी होती है उसी को एक डिफरेंट वर्डिंग में आपने कंक्लूजन में लिख देना होता है, जो कि पूरे ऐसे का कंक्लूजन होता है। सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी वर्डिंग जो है वो चेंज होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग
ओपिनियन ऐसे को देख लेते हैं। ओपिनियन ऐसे में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी और उसके अंदर जो आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का ऐसे है। आपने देखना मोस्टली इसमें लिखा होगा व्हाट इज योर ओपिनियन, डू यू एग्री और डिसएग्री। तो जब ये स्टेटमेंट आ गई तो आपको समझ आ गया कि ये एग्री और डिसएग्री ऐसे है। और या फिर ये भी लिखा हो सकता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अच्छा, आपने इन इन ये जो मेरे नोट्स हैं इनको देख के आपने जो है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह की कोई वर्डिंग नहीं लिखी होती। उसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या फायदा होगा ये नोट्स पढ़ के कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने उसको आंसर कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो एग्री और डिसएग्री हो, लेकिन आपको अपना पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन करने और क्लियरली एग्जामिनर के सामने रखने में आसानी होगी अगर आप इन नोट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब एक ओपिनियन ऐसे एग्जांपल है, सम पीपल बिलीव दैट अनपेड कम्युनिटी सर्विस शुड बी कंपल्सरी इन हाई स्कूल प्रोग्राम्स। अच्छा, आगे ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल ब्ला ब्ला, देन डू यू एग्री और डिसएग्री। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखी होगी और एंड पे लिखा होगा डू यू एग्री और डिसएग्री। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत जिस तरह टास्क वन में आप ओवरव्यू लिखते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे टास्क का, क्योंकि वो आपके पूरे क्वेश्चन को मैप करता है। इसी तरह जो इंट्रोडक्शन है वो भी राइटिंग टास्क टू में सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि जो चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है वही चीज़ आपने मेन बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले आपने पैराफ्रेज करना है। जिस तरह से पार्ट वन में आपने पैराफ्रेज किया था सिमिलरली उसी तरह आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, या आप सिनोनिम्स यूज़ करें, या फिर आप जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करें, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। उसके बाद आपने ये करना है, आपने अपना क्लियरली ओपिनियन लिखना है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे। स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि आप कुछ लोगों को लगता है कि जो अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज हैं वो हाई स्कूल प्रोग्राम्स के में कंपलसरी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग होंगे जो इसके साथ एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो इसके साथ डिसएग्री करेंगे। तो आपका जो भी ओपिनियन होगा, अब एक चीज़ नोट कर लें कि क्वेश्चन कोई भी हो, इसका आंसर सही या गलत नहीं होता। अगर आप उसके साथ एग्री भी करते हैं तो भी वो ठीक होगा, अगर आप एग्री नहीं भी करते तो भी वो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपका ओपिनियन पूछ रहा है, तो उसको इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते। जो एग्जामिनर है ही इज जस्ट ट्राइंग टू सी इफ यू कैन कम्युनिकेट योर ओपिनियन वेल। तो आपने बस वही करना है। तो आप अगर एग्री करते हैं तो आपने क्लियरली लिखना है आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, या और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपने क्लियरली लिखना है डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। अच्छा, अब जब आपने इंट्रोडक्शन में पहले तो पैराफ्रेज कर दिया, उसके बाद आपने अपना क्लियरली जो अपना ओपिनियन था उसको लिख दिया। उसके बाद तीसरी चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपने ये करनी है, आपने दो मेन आइडियाज़ लिखने हैं। अब जो ओपिनियन ऐसे है उसमें आपको मेन आइडिया कैसे मिलेगा? आपने जब स्टेटमेंट के बारे में अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया तो उसके बाद आपने उसकी रीजन देनी है। आपने लिखना है आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज। उसके बाद आपकी कोई भी रीजनिंग हो सकती है जो आपका अपना ओपिनियन है, जिसकी वजह से आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं। तो वो अगर आप दो रीजंस देंगे तो वो आपके दो मेन आइडियाज बन जाएंगे। अब आपने एक चीज जरूर देखनी है कि जो आपके मेन आइडियाज, जो आपकी रीजनिंग हो वो रेलिवेंट हो टू द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसके साथ एग्री करता हूँ इस अनपेड कम्युनिटी सर्विस, लाइक आई एग्री दैट अनपेड कम्युनिटी सर्विस शुड बी कंपल्सरी इन हाई स्कूल प्रोग्राम्स, तो मैं इसकी रीजनिंग क्या दूंगा कि सच टाइप ऑफ सर्विसेज जो हैं दे इन्वॉल्व लाइक communicating with different communities and different types of people, so it boosts your confidence और ये जो स्टूडेंट्स हैं को हेल्प करता है
टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। तो ये मैं इस तरह से दो रीजंस दूं तो ये मेरे दो मेन आइडियाज बन जाएंगे, इन्हीं को मैंने आगे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब मैं आगे जाकर आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको मेन आइडियाज फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास बॉडी पैराग्राफ वन आ जाता है। अच्छा, अब जैसे आपने दो रीजंस स्टेट कर दी इंट्रोडक्शन में, अब आपका जो टॉपिक सेंटेंस है बॉडी पैराग्राफ वन का, वो आपकी पहली रीजन बन जाएगी। जो आपकी पहली रीजन होगी वो आपके बॉडी पैराग्राफ वन का टॉपिक सेंटेंस होगा। आपने वो रीजन जो है उसका उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया कि वो रीजन क्या है। उसके बाद उस रीजन को आपने एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल, और उसके बाद आपने एक एग्जांपल दे दी। इस तरह से आपका बॉडी पैराग्राफ वन कंप्लीट हो गया। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ टू है। बॉडी पैराग्राफ टू में आपने जो दूसरी रीजन थी उसको उठाया, उस उसका एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखा, देन उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद उससे रेलेवेंट एक एग्जांपल दे दी। अच्छा, एग्जांपल के बारे में बहुत सारे लोगों को एक डिफिकल्टी होती है कि वो रेलेवेंट एग्जांपल्स नहीं सोच पाते। तो इसका जो तरीका है वो भी मैं आपको एंड पर एक्सप्लेन करूंगा कि आपने रेलेवेंट एग्जांपल्स कैसे सोचनी है। और अगर आपको कोई रेलेवेंट एग्जांपल नहीं भी आती तो आपने खुद से एग्जांपल कैसे बनानी है जो कि रियलिस्टिक लगे और जो एग्जामिनर है उस पर आपको अच्छे बैंड्स दे दे। अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन, जो आपके मेन पॉइंट्स थे, जो मेन आइडियाज थे, उनको आपने समराइज कर देना है। और आपका जो ओपिनियन आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था उसको आपने रीस्टेट करना है, लेकिन वर्डिंग को चेंज कर देना आपने। तो बेसिकली आप दो दफ़ा पैराफ्रेज करेंगे उस क्वेश्चन को, एक दफ़ा आप इंट्रोडक्शन में करेंगे और दूसरी दफ़ा आप कंक्लूजन में करेंगे विद योर मेन पॉइंट्स। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ ऐसे है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और उसके एंड पे लिखा होगा कि इसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन एजुकेशन, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसी तरह ही इंट्रोडक्शन में आप पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, इसके बाद आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप इंट्रोडक्शन में ही दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, या फिर आप क्वेश्चन में ये लिखते हैं, लाइक पहले आप इस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करें और उसके बाद आप लिखते हैं इन दिस ऐसे विल एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो या तो आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दें, या फिर आप ये स्टेटमेंट लिख दें कि आप जो है आगे अपने ऐसे में इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से जो दूसरा मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत छोटी स्टेटमेंट लिखी हुई है। हो सकता है इसमें जो है आपके पास क्वेश्चन में एक काफ़ी लंबी स्टेटमेंट आ जाए, तो अगर आप इंट्रोडक्शन में उस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज भी करेंगे, उसके बाद आप दो एडवांटेजेस भी लिखेंगे, दो डिसएडवांटेजेस भी लिखेंगे, तो वो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप ये चीज़ लिख दें कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद दिस। तो ये एक ज़्यादा इजी और इफेक्टिव वे है। उसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ वन, अब आपने इस तरह से अपने टोटल कंटेंट को डिवाइड करना है दोनों पैराग्राफ्स में कि आप दो एडवांटेजेस जो हैं उस किसी भी चीज़ के, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके जो दो एडवांटेजेस हैं उसको आप बॉडी पैराग्राफ वन में एक्सप्लेन कर दें और एक एग्जांपल दे दें। और जो बॉडी पैराग्राफ टू में आप दो डिसएडवांटेजेस लें, उनको स्टेट करें, एक्सप्लेन करें और एग्जांपल दे दें। तो जो जेनेरिक जो जनरल स्ट्रक्चर है वो यही है कि आपने पहले बॉडी पैराग्राफ वन में जो आपका मेन आइडिया उसको इंट्रोड्यूस करवाना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, फिर एक एग्जांपल देनी है। अब इस टाइप में आप एडवांटेजेस को पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप एक एग्जांपल देंगे।
इसी तरह फिर आगे एंड पे कंक्लूजन आ जाएगा, जिसमें आप जो आपके मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं उनको कंक्लूड कर देंगे, उनको समराइज कर देंगे। फिर जब इसको हम एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद डिस्कशन है इसे, जिसमें आपने, इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर ही दो व्यूज दिए जाएंगे। इसका इस तरह से अक्सर क्वेश्चन आता है कि सम पीपल थिंक, फिर उसमें एक व्यू लिखा होगा, उसके बाद लिखा अगली स्टेटमेंट लिखा होगा वाइल अदर थिंक, और उसके बाद फिर दूसरा व्यू लिखा होगा, और एंड पे लिखा होगा कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन एजुकेशन, सम पीपल बिलीव दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड व्हाइल अदर्स थिंक इट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें उसने दो ओपिनियंस दी हैं, दो व्यूज दिए हैं, आपने दोनों को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है। तो स्ट्रक्चर दोबारा से आप पहले पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन को, आपने फिर दोनों जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना है। अब आपने इस जब आप इस पूरी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे तो उसमें एक तो आपकी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी आ जाएगी, और उसके बाद जो आपके दोनों मेन व्यू पॉइंट्स हैं वो भी पैराफ्रेज हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी, यानी आपका क्वेश्चन भी पैराफ्रेज हो जाएगा और आपके दोनों व्यू पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपकी ये पूरी स्टेटमेंट पैराफ्रेज हो गई, उसके बाद आपने अपना क्लियर ओपिनियन बताना है कि आप इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं। सो बेसिकली ये मिलता जुलता है एग्री डिसएग्री टाइप ऑफ ऐसे से, बस इसमें ये है कि आपने दोनों व्यूज को एक्सप्लेन करना है और एंड पे अपना ओपिनियन देना है कि आई एग्री विद द फॉर्मर स्टेटमेंट और आई एग्री विद द लेटर स्टेटमेंट। उसके बाद फिर आपके पास बॉडी पैराग्राफ वन, उसमें आपने जो पहला व्यू पॉइंट था कि सम पीपल बिलीव दिस इज अ पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेंड, तो आपने इसकी रीजन लिखनी है कि आपको क्या लगता है कि क्यों लोग सोचते हैं कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। उसके आप दो रीजंस दे दें वो इनफ है, और उसी को आपने एक्सप्लेन करना है और एक एग्जांपल देनी है। और सेकंड पैराग्राफ में आपने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उठाना है, उसको आपने उसकी आपने रीजन देनी है कि अगर जो लोग समझते हैं कि इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है तो वो क्यों ऐसा समझते हैं। आपने अपनी तरफ से उसकी रीजनिंग देनी है जो आपको लगता है, और उसके बाद फिर आपने एंड पे अपना जो है व्यू पॉइंट बताना है कि आप किसके साथ एग्री करते हैं, और उसकी आपने एक रीजन दे देनी है कि मैं इस पॉइंट के साथ एग्री करता हूँ और उसकी ये रीजन है। उसके बाद आपने कंक्लूजन में उसी तरह दोनों व्यूज को समराइज करना है जो आपने इंट्रोडक्शन में पहले कर चुके हैं, और अपना दोबारा ओपिनियन देना है वो भी आप इंट्रोडक्शन में पहले कर चुके हैं। तो बेसिकली दिस इज जस्ट योर इंट्रोडक्शन इन some different wording or some different sentences structure। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास एक स्टेटमेंट दी होगी और उसके बाद लिखा होगा व्हाट प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद दिस, और व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट, व्हाट आर द कॉजेज एंड सॉल्यूशन। इस ये तीन टाइप की स्टेटमेंट्स हैं जो आ सकती हैं इस क्वेश्चन में। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो अगेन सबसे पहला जो मैं दोबारा एक बात कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ जब आपने एक ऐसे लिखना है, जब आपने अपना ऐसे प्लान करना है, तो आपने पहले 5 से 7 मिनट लेने हैं। उसमें आपने पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी है, उसमें आपने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन टाइप को देखना है, और ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि एग्जामिनर क्या चीज़ एग्जैक्टली पूछ रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में वो हमसे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पूछ रहा है, और आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन आप दें वो रेलिवेंट हो टू द स्टेटमेंट, वो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट हो। ठीक है, आपने इधर उधर की हवाइयां नहीं छोड़ी, आपने कोई रेलिवेंट प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देने हैं। अच्छा, अब और दूसरी चीज, आप अब एग्जामिनर ने आपसे क्लियरली प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पूछे तो आपने एक इंट्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल क्लियर अपना क्लियर
जो है प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लेन करना है कि आप चाहें तो दो प्रॉब्लम्स बता दें, दो सॉल्यूशन बता दें। तो आप जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आपने उसी के मुताबिक अपना आंसर प्लान करना है। इंट्रोडक्शन में फिर आपने पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को उसी तरह, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी थी। जैसे इज गोइंग टू explain this as is going to discuss the problems and solutions associated with it, or either you can do it like कि आप जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हैं उनको क्वेश्चन उनको इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिखते हैं कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है और इसके ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो वही डिपेंड करता है कि आपके स्टेटमेंट की लेंथ कितनी है। अगर स्टेटमेंट की लेंथ ज़्यादा है तो आप फिर जो है ये वाला मेथड यूज़ करें, और अगर स्टेटमेंट बहुत छोटी है तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस भी हैं जो है वो भी लिखते हैं। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ वन में आपने क्या करना है कि आपने प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करना है। आप कोई सी दो प्रॉब्लम्स सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उस पर, और फिर वो दो प्रॉब्लम्स जो हैं आप पहले उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको स्टेट करेंगे, एंड देन आप उन दोनों प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे और एंड पे एक एग्जांपल दे देंगे। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ टू में आप सॉल्यूशंस पकड़ेंगे, आप पहले उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और दो सॉल्यूशंस जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे और एक एग्जांपल दे देंगे। इस तरह से आपका पूरा जो मेन बॉडी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आखिरी पैराग्राफ में आपने कंक्लूजन लिख देना है। तो इस तरह से आपके होपफुली मोर देन 250 वर्ड्स इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने इसको प्रिसाइज रखना है और रेलेवेंट टू द क्वेश्चन रखना है, और जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आपने कोशिश करना है कि वो रेलेवेंट टू द क्वेश्चन ही हों। उसके बाद जो है टू पार्ट क्वेश्चन ऐसे है, इसमें एक स्टेटमेंट के साथ जो है दो डिफरेंट सेपरेट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब मोस्टली जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत कम आता है, लेकिन आप फिर भी इस पर रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एग्जांपल है कि एज मोस्ट पीपल स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर अडल्ट लाइफ एट वर्क, जॉब सेटिस्फैक्शन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेल बीइंग। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फैक्शन? हाउ रियलिस्टिक इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल वर्कर्स? तो इसमें आपके पास दो क्वेश्चन आ गए हैं। तो कोई भी आपके पास स्टेटमेंट हो सकती है और उसके साथ किसी भी तरह के दो question हो सकते हैं। आपने इसको क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है, और आपने जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनका जो आंसर है उसको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। कि जो आपको लगता है कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन में, आपने वो भी लिखना है। और जो आपको लगता है कि कितने लोगों के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़रूरी है, तो वो भी आपने इसी इंट्रोडक्शन के अंदर लिख देना है। इस तरह से आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और उसी इंट्रोडक्शन को लेके आपने मेन बॉडी पैराग्राफ में आना है। आपने पहले क्वेश्चन वन को डायरेक्टली आंसर करना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है और साथ एक एग्जांपल देनी है। इसी तरह आपने बॉडी पैराग्राफ टू में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली आंसर करना है, उसको फिर एक्सप्लेन करना है, उसकी रीजनिंग देनी है, और उसकी एक एग्जांपल दे देनी है। और इसी तरह आपने जो है इसका एंड पे कंक्लूजन लिख देना है, समराइज द आंसर टू बोथ क्वेश्चंस, उसी तरह जो आपने इंट्रोडक्शन में किया था। जब मैं आपको कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसका इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से इसको लिखना है। अब जैसे ये एक कैम्ब्रिज से एक पास्ट ऐसे आया है, उसका क्वेश्चन है, सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू बी गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये एक व्यू आ गया। अदर्स हाउएवर बिलीव दैट स्कूल इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न दिस, और ये दूसरा व्यू आ गया। तो फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो बेसिकली ये कौन सी टाइप है, ये है डिस्कशन ऐसे, जिसमें आपने बहुत जो व्यूज हैं उनको डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है। तो इसको इसने किस तरह से आंसर किया है, सम वुड से दैट पेरेंट्स शुड टीच देयर ऑफस्प्रिंग्स
हाउ टू बी गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब इसने क्या किया है, इसी स्टेटमेंट को लिया है और इस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया है। और इसमें अब जैसे ये चिल्ड्रन को इसने ऑफस्प्रिंग कर दिया है, और बिल्कुल माइनर सी वर्डिंग चेंज की है। तो इससे ये भी आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपने जो पैराफ्रेजिंग करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वर्ड को ही उस चेंज करने की कोशिश करें, और अगर आपसे ना हो तो आप घबरा जाएं। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने कोशिश करनी है, जितने आपकी वोकेबलरी अच्छी है, जितने आपको सिनोनिम्स आते हैं, आप मोस्टली जो है उनको करने की कोशिश करें, लेकिन हर वर्ड को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह while others are of the opinion that school is the best place in this regard। तो उसके बाद पैराफ्रेजिंग होगी। अच्छा, पैराफ्रेजिंग के बाद हमने क्या करना था? अच्छा, पैराफ्रेजिंग के बाद इंट्रोड्यूस बोथ व्यू पॉइंट्स। इसने इसी पैराफ्रेजिंग के अंदर दोनों व्यू पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन स्टेट योर ओपिनियन। अब उसने अपना ओपिनियन लिखा है, दिस ऐसे एग्रीज विद द लेटर पॉइंट एंड विल शो दैट। अब देखें, इसने क्लियरली, लाइक विदाउट एनी लिखा है कि दिस ऐसे एग्रीज विद द लेटर पॉइंट, कंफ्यूज नहीं है और आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपका ओपिनियन क्या है। तो आपने एक क्लियर ओपिनियन देना है इसी तरह। एंड विल शो दैट डिस्पाइट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दैट पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन। अच्छा, अब उसके बाद उसने ना इस लाइन के अंदर उसने रीजनिंग दी है कि वो क्यों लेटर स्टेटमेंट से एग्री करता है, जो कि आपने स्टेट योर ओपिनियन एंड आउटलाइन व्हाट विल बी डिस्कस्ड। सो बेसिकली उसने ये लिखा है कि वो क्या डिस्कस करेगा, और उस डिस्कशन के अंदर उसने रीजनिंग दी है कि व्हाई ही एग्रीज विद द लेटर पॉइंट। तो ये जो है एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, और ये एक्चुअली बैंड 8 का इंट्रोडक्शन है। तो इसने बेसिकली इसी पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है। अच्छा, अब इसकी जो डिटेल है उसको अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल जो है बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं आज के दिन, कि आपने इनको अटेम्प्ट कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से आर्ट्स राइटिंग टास्क 2 में, वो है हाउ टू जनरेट आइडियाज़। क्योंकि मोस्टली लोगों को इस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है कि वो सोचते हैं कि इस चीज़ से डरते हैं कि अगर कोई ऐसे आ गया जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, तो वो फिर अ, उसके बारे में मेन आइडियाज़ कैसे जनरेट करेंगे, या रेलेवेंट आइडियाज़ और एग्जांपल्स कैसे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे पहली बात तो आर्ट्स के जो भी आपके पास टास्क 2 में कुछ ऐसे या क्वेश्चन आता है, वो बिल्कुल जनरल होता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, या कोई वो टेक्निकल नहीं होता। उसमें बस वो आपसे आपका ओपिनियन पूछते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मेन टॉपिक्स हैं आर्ट्स राइटिंग टास्क 2 के, वो बिल्कुल लिमिटेड से हैं। मतलब उसमें आपके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं, या आपके पास हेल्थ से रिलेटेड आ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आ सकते हैं, या मोस्टली क्लीन एनर्जी से रिलेटेड भी आते हैं। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के साथ थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी बहुत भी आपकी रेलेवेंस होगी, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अगर ऑनेस्टली राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप रोज़ थोड़ी सी ना रीडिंग किया करें। रीडिंग कैसे किया करें कि आप जो बेसिकली जो एसेज होते हैं, ये होते हैं न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स से। तो आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़ को, फॉर एग्जांपल बीबीसी या कोई भी इंग्लिश फेमस न्यूज़ है, उसका न्यूज़पेपर उसकी वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ पर इनकी कैटेगरीज दी होती हैं इन स्पेसिफिक टॉपिक्स की, लाइक टेक्नोलॉजी की, हेल्थ की, एजुकेशन की। तो आप एक अपनी हैबिट बिल्ड करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा जो है ना, वो रोज़ उन आर्टिकल्स को रीड करने में लगाया करें। इससे ये चीज़ होगी कि एक तो आपको के लिए आइडियाज़ जनरेट करने में आसानी होगी। आपको पता होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी या हेल्थ या एजुकेशन है, इसमें क्या टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल,
और उसके अलावा आपकी जो है वो वोकेबुलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी कि आपके पास जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप किस टाइप की वोकेबुलरी यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, आपने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो फिर क्या करना है, आपने 5 से 6 मिनट जो है ना पहले लगाने हैं रेलिवेंट आइडियाज को जनरेट करने के लिए। आपने कोई पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है, आपने कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, और आपने रेलिवेंट आइडियाज और क्लियर एक्सप्लेनेशन जो हैं वो जनरेट करने की कोशिश करनी है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो ये टॉपिक फेमिलराइजेशन होगी, जो के जो मोस्ट कॉमन आइल्स के टॉपिक्स हैं, आप उसको जो है उसकी आप रीडिंग हैबिट बिल्ड करें। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और मैगजीन्स उनको पढ़ना शुरू करें। उसके अलावा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने क्या करना है, जब आपके पास सामने क्वेश्चन आएगा तो आप मेन टॉपिक को लिखें रफ, और उसके बाद जो भी आइडिया आपके जेहन में आता है उसको आप लिखना शुरू करें। और जब आप सारे आइडियाज लिख लेंगे, 6 to 7 आइडियाज आपने लिख लिए, तो उसमें आपने ये चीज देखनी है कि इसमें जो मोस्ट रेलिवेंट आइडियाज कौन से हैं, जो टॉपिक से मोस्ट रेलिवेंट है। तो आपने अपनी थिंकिंग को यूज करते हुए ये चीज देखनी है कि आपने उन आइडियाज को क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना है और देखना है उसमें से मोस्ट रेलिवेंट आइडियाज कौन से हैं। और जो भी आइडियाज होंगे उसमें से 2 आइडियाज आपने लिख लेने हैं, और यही आपका जो है पूरा ऐसे को मैप करेगा। तो अच्छा, लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव वे है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है। अ, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मोस्ट इफेक्टिव वे है वो क्या हो सकता है। इसके अलावा आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। इसमें भी आप ये करेंगे कि आप जो टॉपिक है उसको सेंटर में लिखेंगे और उसे डिफरेंट ब्रांचेस ड्रा करेंगे, और उस पे अपने जो भी आपके जहन में मेन आइडियाज आते हैं वो लिखेंगे, और उसके साथ आप सपोर्टिंग पॉइंट्स लिख लें जिसमें आप ये चीज़ लिखें कि आप क्यों समझते हैं कि ये जो मेन आइडिया होना चाहिए। तो या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर एक 5 क्वेश्चन मेथड है कि आप क्वेश्चन को देखें और उसमें ये चीज़ें लिख लें। कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछें और उनके आंसर्स लिख लें कि हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, कि यानी किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कहाँ पर बात हो रही है, कब बात हो रही है। तो ये जब चीज़ें इनके आप आंसर लिखेंगे तो इससे आपको होपफुली कुछ ना कुछ आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएंगे इसके आंसर्स में। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, गैप ईयर बिफोर यूनिवर्सिटी, अगर टॉपिक जो है वो गैप ईयर के बारे में है यूनिवर्सिटी से पहले, तो आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे अपने आप से पूछ सकते हैं कि व्हाई डू स्टूडेंट्स टेक अ गैप ईयर, वेयर कैन दे वर्क और ट्रैवल, हाउ कैन दे अरेंज इट, व्हाट बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स माइट दे फेस, हु इज अफेक्टेड। अब इन क्वेश्चंस के जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको होपफुली मेन आइडियाज जो हैं वो आपके जनरेट हो जाएंगे। और मेरे ओपिनियन में जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव मेथड है जिसने मुझे भी बहुत हेल्प की मेन आइडियाज जनरेट करने के लिए, वो है पर्सनल ओपिनियन मेथड, जिसको कॉफ़ी शॉप मेथड भी कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, जब आपके पास सामने क्वेश्चन आएगा तो आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं और आप इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, इन मैनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एथलीट्स यूजिंग बैंड्स सब्सटेंसेस टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे एथलीट्स जो हैं वो बैंड सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। बेसिकली वो चीटिंग करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो अब आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और आप उससे ये डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके ज़हन में पहला आइडिया क्या आएगा कि क्यों जो एथलीट्स हैं वो ऐसा करते हैं। इसी तरह आप सोचेंगे कि अगर आपका वो दोस्त होता तो वो क्या कहता कि क्यों ऐसे लोग करते हैं। तो इस तरह आपके पास जो फर्स्ट आंसर आएगा आपके ज़हन में, जो मोस्ट ऑब्वियस आंसर होगा वो आपका मेन आइडिया बन जाएगा। इसी तरह आपने जब ये वाला मेथड यूज़ करना है तो आपने ओपिनियन अपना लिखना है, अपने दोस्त का ओपिनियन लिख लेना है, हो सकता है ये आपके 2 आइडियाज़ बन जाएँ, और फिर आपने सोचना है कि इसकी जो मेरे ज़हन में ये ओपिनियन आया है इसके बैक साइड पे क्या रीज़न्स हो सकती हैं।
तो और अगर मेरा दोस्त इसे डिसएग्री करता है या एग्री करता है तो उसकी रीजंस क्या हो सकते हैं। ये मेथड जो है आपको बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली हेल्प करेगा आइडियाज जनरेट करने में। और अच्छा, आपने कौन सा मेथड यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये वाला मेथड यूज करें, क्योंकि इसने मुझे जेन्युइनली बहुत हेल्प किया है अपनी राइटिंग के बैंड्स को इम्प्रूव करने में। मेरे पहले 6 से ऊपर नहीं आते थे, 6 से 6.5 से। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 7 to 7.5 इजीली आ जाते हैं ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। तो आप ये वाला मेथड यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो अच्छा, आज के जो कंटेंट था वो यही था, क्योंकि आज हमने सिर्फ राइटिंग टास्क 2 के साथ जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था, और ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगली नेक्स्ट क्लासेस में हम इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे और इनकी एक एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जिसका क्वेश्चन है हैंड रेस कर ले। सर। हेलो। हाँ जी। सर जी मुझे ये जी। पूछना था कि मोस्ट रेलेवेंट जो है, ऐसे जो टाइप है वो कौन सा आता है? ओपिनियन ऐसे आता है, डिस्कशन बेस्ड आता है, जो परसेंटेज के हिसाब से मुझे थोड़ा बता देंगे, आइल्स के जो ये पास्ट है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो कोई एक स्पेसिफिक ऐसा नहीं है जो ज़्यादा आता हो, इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो मोस्टली एग्री डिसएग्री ऐसे आ जाता है, और डिस्कशन ऐसे आ जाता है जिसमें आपको बहुत व्यू पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं और अपना ओपिनियन देना होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी आ जाता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। तो ये आप इस चीज़ पे ना रहें कि कौन सा वाला ज़्यादा आता है, क्योंकि आपके पास एक ही चांस होता है। तो आप अगर सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे तो आप ना सिर्फ ये कि आप जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बल्कि टेस्ट से पहले आपके पास आप में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जब आप टेस्ट आएगा आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप एक अच्छे मूड से करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा, नॉट इवन ओनली इन राइटिंग, बाकी मॉड्यूल्स में भी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप सब पे इक्वली फोकस करें और सबकी प्रैक्टिस करें। सर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? जी जी जरूर। जो अभी पूछ रहे थे ना कि कौन सा मोस्टली आता है, तो ये आप सबकी तैयारी करें, क्योंकि मैं जो है ना, जब टास्क 1 था ना उसमें मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस थी लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और इस तरह के ग्राफ की। लेकिन जब मेरा टेस्ट आया तो उसमें टेबल आ गया, तो इसकी मैंने कभी मतलब एक दो बार ही प्रैक्टिस की थी, इतनी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। तो इस तरह ये हो सकता है कि आपके टेस्ट में आप वो ऐसे टाइप आ जाए जो आपने कभी प्रैक्टिस ही ना किया, और आप जो है डिस्कशन पे रहे या ओपिनियन ऐसे पे रहे। तो आपको हर ऐसे टाइप और हर जो टास्क 1 की टाइप है ना, सबकी प्रैक्टिस करनी है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा मैम, हिरा आप क्वेश्चन करें, आखिर पे मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ। क्योंकि कल मैंने एक मीटिंग की बैंड एड के स्टूडेंट के साथ, तो उसने कुछ चीज़ें शेयर की हैं मेरे साथ, तो वो मैं बता देता हूँ। आप लोग पहले क्वेश्चन कर लें। ओके।
अ, अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने मोस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स जो है ना ऐसे टाइप उस पे ये बोला हुआ है कि पहले ओपिनियन का एक पैराग्राफ होना चाहिए और लास्ट पे कंक्लूजन का, और बीच में ना 90% ऑफ द टाइम आपने दो पैराग्राफ्स का बोला हुआ है कि लाइक एक में एक व्यू पॉइंट और दूसरे में दूसरा व्यू पॉइंट। ऑल्दो एक जगह पे आपने बोला था कि एक लाइक दो से ज़्यादा व्यू पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, बट लाइक ये रिकमेंडेड होता है कि आप चार जो है ना वो पैराग्राफ्स की बॉडी में उसको ख़त्म करें, इंक्लूडिंग द हेडर और कंक्लूजन वाला पैरा। अच्छा, इसमें ना दो चीज, आपने मेन आइडिया को बॉडी पैराग्राफ के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अब हो सकता है अब आपने जो एक जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करना है ना, उसमें आपके पास चार ही पैराग्राफ्स हैं: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ वन, मेन बॉडी पैराग्राफ टू एंड कंक्लूजन। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेन बॉडी पैराग्राफ वन में दो मेन आइडियाज एक्सप्लेन करें और मेन बॉडी पैराग्राफ टू में दो मेन आइडियाज एक्सप्लेन करें। अब जैसे जो बेसिकली प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे है ना, उसमें जनरली यही होता है कि आप मेन बॉडी पैराग्राफ में वन में दो प्रॉब्लम्स बताते हैं और मेन बॉडी पैराग्राफ टू में दो सॉल्यूशंस बताते हैं। इसी तरह जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसमें भी जनरल रूटीन यही होती है कि आप मेन बॉडी पैराग्राफ वन में दो एडवांटेजेस बताएं और मेन बॉडी पैराग्राफ टू में दो डिसएडवांटेजेस बताएं। आप एक एक भी बता सकते हैं अगर आपने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना हो। तो बस ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप कितने मेन आइडियाज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो दो ही होंगे और ओवरऑल जो टोटल पैराग्राफ्स हैं वो चार होंगे। उसके अंदर जो मेन आइडियाज हैं वो आप वेरी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज, आपने एक मेन बॉडी पैराग्राफ में दो से ज्यादा मेन आइडियाज नहीं लिखने, या आप एक लिख सकते हैं या आप दो लिख सकते हैं, दो से ज्यादा ना लिखिएगा। राइट, और जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाले क्वेश्चन है उसके अंदर ये रिकमेंडेड होता है कि जो आपके एडवांटेजेस हैं उतने ही आपके डिसएडवांटेजेस हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो एडवांटेजेस राइट कर रही हूँ तो ये कंपल्सरी होता है या मैंडेटरी होता है कि मैंने दो ही डिसएडवांटेजेस करने हैं, या मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ, और ज़्यादा कर सकते होते हैं या रिकमेंडेड होता है। और दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि मुझे लगता है कि किसी चीज़ के दो या तीन एडवांटेजेस मैंने मेंशन कर दिए, लेकिन उसके बाद मैं लाइक 3 to 4 डिसएडवांटेजेस मेंशन कर देती हूँ। तो उस सिनेरियो में उस चीज़ में आप आखिर पे अपना ओपिनियन मेंशन कर सकते हो, या आपने स्ट्रिक्टली जो है वो क्वेश्चन टाइप के ऊपर जो है ना वो उसको जो है ना कंपाइल करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आ गया और मुझे उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा पता हैं, तो मैं उसके एडवांटेजेस थोड़े से मेंशन करके नीचे डिसएडवांटेजेस काफ़ी सारे मेंशन कर दूँ और उसके बाद फिर मैं अपना व्यू पॉइंट मेंशन कर दूँ। तो लाइक इसका क्या वो होगा कि लाइक ये रिकमेंडेड है कि नहीं रिकमेंडेड, और अगर नहीं रिकमेंडेड तो क्यों नहीं? अच्छा, अब ना अ, मैं बताऊं तो ये चीज़ मैं भी और बहुत सारे जो जिनके बैंड एट हैं वो ये चीज़ जो है रिकमेंड नहीं करते कि आप दो से ज़्यादा एडवांटेजेस या दो से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस लिखें। अगर आपके पास ज़्यादा आपको एडवांटेजेस पता है, फॉर एग्जांपल आपको एक एडवांटेज पता है और तीन डिसएडवांटेजेस पता है, तो पहले तो आप कोशिश करें कि आप दो एडवांटेजेस जो है ना, वो जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं उससे आप दो एडवांटेजेस सोच के रखें जो रेलिवेंट हो, और दो ही आप डिसएडवांटेज देखें। अगर आपके पास डिसएडवांटेजेस ज़्यादा आपको पता है कि आपके जहन में आ रहे हैं, तो आप उनमें से दो मोस्ट रेलिवेंट जो है वो सिलेक्ट करें और वही लिखें। ठीक है। और अगर आपको एक ही एडवांटेज आता है तो इसमें एज सच कोई नहीं है कि आप को अगर एक ज़्यादा नहीं आता तो आप एक आपने दो ही लिखने हैं, आप एक भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दें तो आपके 250 वर्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आपने अपर लिमिट पे ज़्यादा फोकस करना है, आपने दो से ऊपर किसी सूरत में दो से ऊपर नहीं जाना एक मेन बॉडी पैराग्राफ के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका जो कोहेजन और कोहेरेंस वाली चीज़ है ना, वो फिर अचीव नहीं होती, क्योंकि आपका एक लॉजिकल फ्लो नहीं रहता। आपने बहुत सारा ज़्यादा मेन आइडियाज़ दिए होते हैं और फिर इसमें जब भी ज़्यादा ये भी चांस होता है कि वो जो टॉपिक से हट के भी हो सकते हैं, और ये एक इम्प्रेशन जो है डालता है एग्जामिनर के ऊपर कि यार ये कंफ्यूज्ड है बंदा। तो मेनली आप यही कोशिश करें कि आप
या एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखें, या दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेजेस लिखें। और अगर आपको बीच में कंफ्यूजन है तो फिर आप दोनों में से किसी एक में जो है ना एक एडवांटेज लिख सकते हैं, और दूसरे में जो है तो मेन आइडियाज लिख सकते हैं। लेकिन दो से ज्यादा आपने कोशिश करना है कि आप ना करें। राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कैन वी अच्छा, लीव एक नाउ? और कि एक लास्ट चीज आपको बता दूं कि कुछ मार्किंग क्राइटेरियाज होते हैं आइल्स के राइटिंग टास्क के, जो मैंने टास्क वन में भी एक्सप्लेन किए थे, जिसमें टास्क अचीवमेंट होता है, कोहेजन कोहेरेंस होता है, लेक्सिकल रिसोर्स होता है, और ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी होती है। तो आपने जब राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप अगर चैट जीपीटी को अगर आप एक ऐसे अटेम्प्ट करते हैं और वो उसका रिस्पॉन्स आप लिखते हैं और चैट जीपीटी के साथ शेयर करते हैं, तो आपको वो इन चारों मार्किंग क्राइटेरियाज पे कुछ बैंड्स देगा। इसी तरह आप अगर कोई एआई पोर्ट दूसरा यूज करते हैं, वो भी आपको चारों मार्किंग क्राइटेरियाज पे कुछ बैंड्स देगा। तो आपने ये चीज देखनी है कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपने देखना है कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं। टास्क अचीवमेंट है, या लेक्सिकल रिसोर्स है, या कोहेजन या कोहेरेंस है। तो जब आपको अपने वीक एरियाज पता चल जाएंगे, तो आपने कोशिश करनी है जो आपका वीक एरिया उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जैसे मेरा जो वीक एरिया मोस्टली था, जो अभी भी है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, क्योंकि मेरी ग्रामर थोड़ी वीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी ठीक हैं। तो मैंने फिर मोस्टली अपना टाइम जो है वो ग्रामर सीखने में और उसको इम्प्रूव करने में मैं यूज़ करता हूँ। उससे ये है कि मेरे ओवरऑल बैंड्स इम्प्रूव होते हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी चैटबॉट को अपना रिस्पॉन्स दें, और वो जो आपको वीक एरिया आपको बताएगा आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। और जो फर्स्ट वीक है उसमें तो आप जो भी ऐसे लिखेंगे आप उसको ओवरऑल इम्प्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन आपको पता चल जाएगा आपका वीक एरिया कौन सा, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर आई एम गोना लीव। क्लास क्लास में सजेस्ट किया था कि आप डायरेक्ट राइटिंग पे नहीं जाएं, आप छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करें। सर आकिब, अगर आपके पास अभी टाइम हो तो वो शीट में मुझे मिल नहीं रहे, मैं अभी उनको कर रही थी, अगर अच्छा वो मैम, टास्क। मैंने असल में दूसरी मीटिंग में जाना है। आज उनकी मैडम नहीं है, ठीक है, तो मैं कल बता दूंगा आप लोग ना। कोई प्रॉब्लम कल नहीं, मैं ओके सर। इंशाल्लाह बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। जी जी, कोई मसला नहीं। थैंक यू।